Hi, this is Sani Khan and you're watching new episode of Inside Financial Markets. गुज़िश्ता 4-4.5 महीने से हम देख रहे हैं कि एक क्राइसिस लाइक सिचुएशन है वन आफ्टर अनदर, और हर दफ़ा ये लगता है कि अगले दिन अगले लम्हे जो चीज़ें हैं वो सॉर्ट आउट होने जा रही हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे व्हाट अपीयर्स इज़ एंड व्हाट कम्स आउट इज़ अ बिगर इशू एंड अ बिगर चैलेंज। सबसे बड़ा मसला इस वक्त जो है वो पाकिस्तान की मईशत का है। पाकिस्तान की मईशत में एक्सटर्नल अकाउंट की मैनेजमेंट का है, और एक्सटर्नल अकाउंट की मैनेजमेंट में जो एक्सटर्नल एंटिटीज़ हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, डोनर एजेंसीज़ हैं और दोस्त ममालिक हैं, सारी कौम और सारे के सारे लोग इनकी तरफ देख रहे हैं एंड पीपल होप के सम हाउ समथिंग विल हैपन, बट अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है। नेगेटिव न्यूज़ स्टार्ट कमिंग फास्ट। सो लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि जो रैंकिंग है और जो रेटिंग है पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट करने से मुतालिक, वो चली गई है 60% 70% के दरमियान, और इस वक्त लोग काफ़ी सारे परेशान हैं, वेदर रिलेटेड टू द कैपिटल मार्केट, महंगाई से परेशानी है। बट सबसे बड़ा चैलेंज इज़ आई सेड इन द अर्लियर सेगमेंट ऑफ द इंट्रोडक्शन, दैट इज़ द मैनेजमेंट ऑफ द एक्सटर्नल अकाउंट, जहाँ पे लगता है कि पीडीएम का जो सेटअप है, जो गवर्नमेंट है, वो शदीद चैलेंजेस को फेस कर रही है। आज के प्रोग्राम में हम अरसलान से डिस्कस करेंगे। ही इज़ फ्रॉम ऑप्टिमस। ये हमें बताएंगे कि इनका व्यू क्या है, एक्सटर्नल अकाउंट की मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं डार साहब, गोइंग फॉरवर्ड चीज़ें कितनी सॉर्टेड आउट हो जाएंगी। और प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद होंगे ताहिर अब्बास, जो कि हमें आरिफ हबीब सिक्योरिटीज़ की जानिब से मईशत के ऊपर व्यू देंगे, और थोड़ा सा ये भी बताएंगे कि कौन से वो जनरली हम अपने प्रोग्राम में ज़रूर डिस्कस करते हैं कि गिवन द प्रेजेंट इकनॉमिक सिचुएशन कौन से सेक्टर्स को देखना चाहिए, कौन सो को अवॉइड करना चाहिए। दैट इज़ पार्ट एंड पार्टिसिपल of our program format. So Arsalan, welcome to the show and Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू? Good. Arsalan brother, सबसे पहले ये बताएं, how do you look at the present situation vis-a-vis external account? देखिए, करंट सिचुएशन इज़ क्वाइट चैलेंजिंग एट द मोमेंट, स्पेशली कैट का जो, अगर हम प्री फ्लड्स बात कर लें तो सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी रिजॉल्व की तरफ जा रही थी, बट एट द मोमेंट बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल एंड ग्लोबल इश्यूज, जो डेट रिपेमेंट है और प्लस हमारी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग नीड है, उसको मीट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन है। अगर हम इसको, मैं इसको बाइफरकेट कर, तो पहले मैं लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट how much the funding, external funding needs Pakistan will have in fiscal 23. I think ये हमारे estimate के हिसाब से around 30-31 billion डॉलर के करीब total external funding needs इस साल होगी। इसमें मेन एक थोड़ा सा relatively एक support जो मिला है in recent few months, momentum वो कैट की तरफ से मिला है। कैट अगर हम देखें लास्ट मंथ मिलियन डॉलर के अराउंड है। इस मंथ भी टीपीएस का नंबर जो आया है ट्रेड, वो भी अराउंड कोई 24 मंथ्स लो का नंबर आया है अक्टूबर में। सो मोस्ट प्रोबब्ली इस मंथ अराउंड कोई $500 million एक्सपेक्टेड है। सो considering slight ease off in commodity prices and administrative measures from State Bank, इसकी वजह से imports especially like machineries, automobile and other उसकी स्लो डाउन काफी ज्यादा है, एडमिनिस्ट्रेटिव से हुई है। सो होपफुली इस साल का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है मेरे हिसाब से अराउंड कोई $9 billion है, which is around 2.4% of GDP. Then which is, अगर मैं इसको कंपेयर करूं with the State Bank numbers and the numbers of IMF, so IMF is around 2.5% GDP current account deficit. State Bank का slightly ऊपर तरफ estimate है around 3%. बट आई थिंक जो अभी लेटेस्ट मोमेंटम उसके हिसाब से काफी हद तक ये रिड्यूस हो जाएगा। सो वी एक्सपेक्ट के नेक्स्ट पॉलिसी में स्टेट बैंक भी मे बी शायद अपने एस्टिमेट डाउनवर्ड रिवीजन करे। सो नाउ द बिगेस्ट इशू इज डेट रीपेमेंट। डेट रीपेमेंट अगर हम देखें तो अभी जो रिवाइज स्टेट बैंक के भी नंबर आए थे उसमें नवंबर दिसंबर के जो डेट रीपेमेंट थी वो अब $1 billion थी जस्ट 2 मंथ्स, और उसमें अभी हम का नंबर भी अगर देखें लास्ट वीक भी $950 million का एक डेट डिक्लाइन आया था। अब इसकी फंड का एक जस्ट पहले रिकैप के थोड़ा सा ये बता दें कि ये $3 billion की तो रीपेमेंट पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 8 से 9 महीनों के अंदर की है, बट ये
फंडिंग साइड पर एवरीबडी कीप्स आस्किंग कि गवर्नमेंट तो कह रही थी कि ये कोई 40 बिलियन से ज़्यादा के नंबर्स थे वो शोइंग कि हमारे पास बजटेड नंबर्स हैं, ये फ़लाँ जगह से आ जाएगा, फ़लाँ मुल्क से आ जाएगा. व्हाट हैज़ हैपन टू ऑल दैट? देखिए, अनफॉर्चुनेटली यस, गवर्नमेंट ने अपनी एफर्ट्स की, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम कतर से इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेड थी, यूएई से इनफ्लोज एक्सपेक्टेड थे, एंड इन द लेटेस्ट डेवलपमेंट $13 बिलियन जो रिसेंटली कोट किया जा रहा था फ्रॉम चाइना एंड सऊदी अरेबिया. सो ये एक लेटेस्ट डेवलपमेंट है. इशू यहाँ पे जो करंटली है, जो गवर्नमेंट के बजटेड टारगेट्स थे फंडिंग के, उसमें अराउंड $7.5 बिलियन कमर्शियल लोन्स टारगेट कर रही थी. बट अनफॉर्चुनेटली जो अनसर्टेनिटी है इकोनॉमी में, सो ये एक हेड है जो कि काफ़ी मेजरली हिट होता नज़र आ रहा, बिकॉज मे बी शायद जो इंटरनेशनल लेंडर्स हैं कमर्शियल सेंस में शायद कंफर्टेबल ना हो लैंडिंग करने के, बट इन केस अगर गवर्नमेंट नेगोशिएट करने के लिए सक्सेसफुल हो जाए, ये एक बहुत बड़ा एक फंडिंग मोड हो सकता है. एट द मोमेंट डिफिकल्ट लग रहा है कि पूरा इसमें जो एक लेटेस्ट न्यूज़ आई थी कि $3.3 बिलियन चाइना की तरफ एडिशनल लोन्स यहाँ मिले. सो इन केस अगर प्रॉपर हो जाए, प्लस डिपॉजिट्स 3 बिलियन सऊदी एंड चाइना से भी मिल जाए, तो ये काफी बड़ा एक बफर प्रोवाइड कर देते हैं, प्रोवाइडेड कि अगर ये मेन फ्लो होते हैं. इफ दिस इज नॉट द केस, then we can have some serious issues in funding those current account deficit and external debt repayments. Eurobond और Sukuk International $2 billion target था, but I don't think कि considering जो international पाकिस्तान की yields चल रही हैं 20 to ranging between maturity के हिसाब से even 60% तक भी जा रही हैं. This is a feasible option, तो हम इसको भी $2 बिलियन को माइनस कर देते हैं at the moment. Then I think जो मेन बेट रहेगी गवर्नमेंट की वो मल्टीलेटरल पे ही रहेगी, और यहाँ पे फ्लड रिलेटेड कुछ फंडिंग अगर आ जाए, जैसे आज वर्ल्ड बैंक की तरफ से स्टेटमेंट आया था कि $1.3 बिलियन दिसंबर में डिसबर्स होगा. सो इफ दिस $1.4 बिलियन कम्स, $0.8 बिलियन यूनाइटेड नेशन ने कमिट किया था, गवर्नर साहब ने भी डिस्कस किया था मॉनेटरी पॉलिसी ब्रीफिंग में. देन इसके अलावा जो कुछ अदर प्रोजेक्ट्स हैं प्रोग्राम लेड लैंडिंग, जिसमें राइज 2 है और फेज 2 है, इसमें अगर कोई हर्डल्स क्लियर हो जाते हैं तो यहाँ से भी $1 बिलियन प्लस. आई थिंक एट द मोमेंट मल्टीलैटरल विल बी क्रिटिकल, यहीं पे बैठ के जा सकता है. अदरवाइज कमर्शियल बैंक, कमर्शियल लैंडिंग ये थोड़ा डिफिकल्ट सा रहेगा, इसकी वजह से हम थोड़ा ब्रीच भी में खाले के काफ़ी हम नेक टू नेक भी चल सकते हैं एज पर जितनी हमारी फंडिंग रिक्वायरमेंट उसको मीट करने के लिए. और पाकिस्तान की जो सिचुएशन है वो, उसमें अगर कंफर्ट नहीं आता, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी रहती है, तो ये जो December 5 का मार्क है, आप इसमें भी कोई चैलेंजेस देख सकते हैं पाकिस्तान के लिए? देखिए, इसमें तो आपको सेकंड थॉट नहीं रही कि जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, दिस इज की फॉर इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी. यहाँ पे आई थिंक जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का आना पोस्ट आप जो दिसंबर के बाद की बात कर रहे हैं, दिस विल बी आई थिंक वेरी क्रिटिकल इन द ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट प्लस द डोमेस्टिक कॉन्टेक्स्ट एज वेल. अगर स्टेबिलिटी वहाँ से, that will definitely be translated into economic forecast. Reason being जो आपकी ये फंडिंग है वो बेसिकली आपका रिस्क थोड़ा मिटिगेट होगा इन रीजंस की वजह से, रिस्क डाउन प्ले होने की. आई थिंक अगले 1-2 महीने क्रिटिकल रहेंगे पाकिस्तान के, मे बी यहाँ से थोड़ी डायरेक्शन सेट हो. तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस December 5 की जो मेच्योरिटी है, इसके बारे में व्हाट इज़ योर व्यू? देखिए, अभी तो मोस्ट प्रॉब्ली यही लग रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो पे ऑफ कर देगी. ओके. बट काफ़ी ज़्यादा प्रोवाइड ऐसे डिस्कस के फंडिंग जो हाईलाइट न्यूज़ में ये अगर मिलती है तो रिजर्व में थोड़ा सपोर्ट. करेंटली एट द मोमेंट ओनली 1.3 कवर स्टेट बैंक के रिजर्व्स में, व्हिच इज एक्सट्रीमली लो.
So that needs to be built up. IMF state target इंग्लैंड का रिजर्व का $16 billion का था. So long way to go for this, but we just hope कि जितने companies हैं from this deposits and multilateral ये fulfill हो जाएं, that will be good for Pakistan economic situation. तो ये अगले 7 महीनों में जो $30 बिलियन की आप कहें लाइबिलिटी खड़ी हुई है, आपको लग रहा है ये चीज़ें मैनेज हो जाएंगी? ओके, कैसे होंगी आपकी नज़र में, अगर होंगी भी तो? देखिए, हम जो मेजर्स खुद से ले सकते थे वो तो हमने कैट को कंट्रोल करने में ओके, लिए, किसी काफी हद तक लिए. ओके, जो हमारे we can as a government we can try and क्या आउटकम निकलता है. एज आई मेंशन, वो सोली डिपेंड करेगा कि आपकी फंडिंग आपको इंटरनेशनली मिल जाए, सऊदी अरबिया, फिर यूएई की तरफ से और चाइना की तरफ से. दिस विल बी आई थिंक एंड लेट्स सी किस तरीके से चीज़ें डेवलप हुआ. एट द मोमेंट कमर्शियल लैंडिंग और ये सुकूक, आई डोंट थिंक ये इतने ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी इन टारगेट को मीट करने. अच्छा अरसलान, एक चीज़ और बताएं कि IMF का जो प्रोग्राम है, एवरीबडी नोज दैट इज़ वेरी क्रिटिकल, एंड IMF यस्टरडे सेड कि आपको 800 बिलियन रुपीस के टैक्सेस महसूलात लगाने होंगे. अब अगर जब रेवेन्यू शॉर्टफॉल बढ़ता है तो उसकी एक ही वजह होती है कि हमारा टैक्स आता है इंपोर्ट से, इंपोर्ट को आप CAD मैनेज करने के लिए कर्टेल करते हैं, बंद करते हैं टैक्स, इससे विशियस सर्कल. सो आपको ये बताएं कि IMF का प्रोग्राम कितना यानी स्टेबल रहता हुआ दिख रहा है? देखिए, currently government does not have any other option just to continue the IMF program. यहाँ पे hurdles 2-3 आ रहे हैं. एक तो ये कि IMF की रिजर्वेशन है जो फाइव एक्सपोर्ट सेक्टर्स को जो सब्सिडी रिलीफ प्रोवाइड किया टिल जून, ओके, 110 बिलियन, वो एक हर्डल आ रहा है. IMF apparently doesn't want this. Then secondly, latest जो किसान पैकेज जो न्यूज़ फ्लो आ रहा है उसके हिसाब से उसमें भी रिजर्वेशंस IMF में है, क्योंकि अगेन इसमें सब्सिडीज काफ़ी ऑलरेडी फिस्कल हम इतनी बेहतर सिचुएशन में नहीं है, तो वहाँ से भी रिजर्वेशन. थर्डली, जिस तरीके से रेवेन्यू शॉर्टफॉल हुआ है लास्ट ₹2 का, और इस मंथ एक्सपेक्टेड है कि मे बी शायद क्योंकि टारगेट ₹600 प्लस का टारगेट है, तो अगर ये फर्दर शॉर्टफॉल होता है तो हाईलाइट लास्ट जो 8th and 9th रिव्यू होता है IMF का डिटेल डॉक्यूमेंट, उसमें देयर इज अ स्टेटमेंट फ्रॉम IMF कि इन केस अगर आप रेवेन्यू फॉल करते हैं देन यू हैव टू गो फॉर अ मिनी बजट. सही, ओके, एक महीना मिस कर, लेट्स से दिसंबर अगर टारगेट मीट नहीं होता है, इफ देयर इज अ शॉर्ट, then I think it will be very difficult not to go for a mini budget. ओके, ओके, मैं एक अंडरस्टूड. चीज यहाँ पे हाईलाइट ये करूँ, राइट, राइट, GST जो है वो अभी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में अप्लाइड नहीं हुआ, 0% है. अंडरस्टूड. यहाँ पे इसका अप्लाई होना इज वेरी क्रिटिकल. मे बी आई वाज एक्सपेक्टिंग इस फोर्टनाइटली में इनकॉर्पोरेट होता ही है. मे बी शायद 1 दिसंबर से न्यू प्राइसेस आती हैं, and this is something very important Okay. as far as is concerned. सो अरसलान, आखिर में बिकॉज हमारे प्रोग्राम के सेगमेंट का वक्त ख़त्म हो रहा है, ये बताएं कि गिवन दिस प्रेजेंट सिचुएशन, इफ़ आई वर टू मेक माय सेविंग गो टुवर्ड्स द स्टॉक मार्केट, सो मुझे किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? कौन से सेक्टर्स हैं जो इस चैलेंजिंग सिचुएशन में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होंगे? कौन से होंगे कि जिसमें अभी भी एक इन्वेस्टर को मैं कह सकता हूँ कि यार आप यहाँ कंसिडर करें कुछ इन्वेस्ट करने का? नहीं, क्लियरली अभी जो इन्वेस्टमेंट थीम है वो रीजन बीइंग काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है एंड वैल्यूएशन आर सिग्निफिकेंटली डाउन. सो बहुत अच्छी कंपनीज हाई डिविडेंड यील्ड ऑफर कर रही हैं. उसमें अगर बैंकिंग स्टॉक्स देखें, नेक्स्ट प्रॉफिटेबिलिटी कंसिडरिंग सुपर टैक्स 4% लगता है, फर्दर यहाँ पे हायर साइड 10% नहीं होता है, तो डिविडेंड काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है फॉर सम बैंक लाइक 20% प्लस इन केस बैंक अल्फला, UBL, HMB.
MCB की yield 20% प्लस है, ओके, प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ भी है। ओके, तो बैंक्स कंसिडर की जा सकते हैं। Even in case Mizan Bank for that matter yields comparatively yes lower side पे, but everybody knows कि किस तरीके से इसका track record रहा है, and numbers are pretty promising numbers, so this also makes a good case. Then I would say again stick to defensive sectors like fertilizer. Fertilizer again offers high dividend yields like agro fertilizer, fertilizer, agro then you can also go for OMC, especially I'm not saying PSO in energy sector, राइट, but petroleum you can consider in a way कि यहाँ पे अभी आप भी न्यूज़ फॉलो कर रहे होंगे कि OMC margin ₹6 per liter maybe anytime soon revise up हो जाएंगे. That will provide a good support to the profitability and dividend yield as well. So ओके। this is consider. इनकी सेक्टर में मैं PO ज़्यादा प्रेफर, रीजन बीइंग सर्कुलर डेट में इतना एक्सपोज नहीं है और So you're saying, डिविडेंड. what did you say? Sui Northern? No, आई एम सेइंग अटक पेट्रोलियम एंड पाकिस्तान ऑयल फील्ड. Okay, POL and Attack Petroleum. Now, I think the sector allocations में the biggest question comes in mind के cyclical sectors में exposure कब build करना चाहिए. Right, I understand, I agree with the fact the prices are significantly low. यहाँ पे अगर सीमेंट देखें AV per ton में they are very cheap, replacement cost is very high. ऑटो सेक्टर अगर yes there is currently ये year काफी ज़्यादा Ben. challenge, reason being volumes नहीं होंगे. बट आई थिंक मैं cyclicals at the moment थोड़ा प्रेफर नहीं करूंगा. Right, रीजन सीमेंट में ऑलरेडी एक एक्सपेंशन साइकिल जो है वो स्टार्ट हो गया है. right, right. 12-13 मिलियन टन की एक्सपेंशन इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स फिस्कल 23 है. सो दिस विल कैन हैव प्रेशर, बट अगर इवन समबडी हैज 2 से 3 साल का इन्वेस्टमेंट Mindset. होराइजन है, देन इट कैन गो फॉर Cement. cyclicals. Okay. Yes, cement. अरसलान, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से वक्फे का। वक्फे के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे ताहिर अब्बास, जिनसे हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमी एंड द स्टॉक्स, व्हाट वन हैज़ टू डू गिवन द प्रेजेंट चैलेंजिंग इकोनॉमिक सिचुएशन। लेट्स मीट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। नाज़रीन, प्रोग्राम के पिछले सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद थे अरसलान सिद्दीकी, जिन्होंने हमें तफसील के साथ बताया कि एक्सटर्नल अकाउंट पे किस तरह के चैलेंजेस हैं और गवर्नमेंट उनको किस तरह से मैनेज करने की कोशिश कर रही है, कहाँ पे कामयाबी हो रही है, नहीं हो रही है, और ये चीज़ें कितनी मैनेज होंगी या नहीं मैनेज हो पाएंगी, इस पर तज्जिया करेंगे। और हमारे साथ मौजूद होंगे ताहिर अब्बास। He happens to be a great analyst and he belongs to Arif Habib Securities. Tahir Abbas, welcome to the show and Assalamu alaikum. जी, वालेकुम सलाम सानी साहब। ताहिर साहब, सबसे पहले ये फरमाएं कि जो एक्सटर्नल अकाउंट की सिचुएशन है इस वक्त आपकी नज़र में कैसी है, कितनी ब्लीक है, कितनी अच्छी है या कितनी ओके है? जी तो सानी साहब देखें, जो एक्सटर्नल सिचुएशन है हमारी, उसमें ऑब्वियसली हमने जो चीज़ मैनेज करनी है सबसे पहले, वो अपनी एक्सटर्नल रीपेमेंट्स को जो है वो मैनेज करना है। और जो रोल ओवर्स हैं उनको अकॉर्डिंगली जो है वो रोल ओवर करना है। और अगर इसके अलावा कोई रीशेड्यूलिंग पॉसिबल है तो उसको भी टाइमली बेसिस पे करना है। इसके साथ-साथ एक्सटर्नल साइड पे हमने जो है वो अपने करंट अकाउंट डेफिसिट को जो है वो मिनिमम रखना है। अच्छा, अब अगर मैं इसको करंट अकाउंट डेफिसिट पे स्पेसिफिकली आ जाऊँ, तो अगर आप देखें तो करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो 400 से $500 मिलियन जो है वो एक्सपेक्टेड है कि आगे जाते हुए जो है वो रहेगा। हाउएवर गवर्नमेंट की कोशिश यही है कि जो आपकी इंपोर्ट्स हैं दैट शुड बी इक्वल टू योर एक्सपोर्ट्स एंड रेमिटेंसेस। राइट, तो आगे जाते हुए जो है वो कुछ चीजें जो प्ले करेंगी, उसमें ऑब्वियसली कमोडिटी प्राइसेस, पर्टिकुलरली ऑयल प्राइसेस, और इसके अलावा हम लोग कितनी ज्यादा इंपोर्ट्स जो है वो अलाउ करते हैं। गवर्नमेंट अलोंग विद स्टेट बैंक, उनकी कोशिश यही है कि जो इंपोर्ट्स हैं उस पे हम लोग जो है वो कम से कम इंपोर्ट्स जो है वो करें, और साइमल्टेनियसली हम अपनी एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेस को रोबस्ट रखें। बट उसमें चैलेंज ये है कि हमने इंपोर्ट तो टू सम एक्सटेंट कर्टेल खुद भी की है, और कुछ ग्लोबल सिनेरियो भी ऐसा डेवलप हो गया है बिकॉज ऑफ द रिसेशन फेयर के कमोडिटी प्राइसेस जो है वो सॉफ्ट होना शुरू हो गई हैं। ऑयल की प्राइसेस पहले के मुकाबले में काफी नीचे आ गई हैं। लेकिन
उसके साथ-साथ जो हमें बड़ा चैलेंज अब नज़र आ रहा है, वो ये आ रहा है कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स को किस तरह रोबस्ट रख सकते हैं। राइट। ऑब्वियसली हम अपनी एक्सपोर्ट मेजॉरिटी यूएस और यूरोप कर रहे होते हैं। और अगर यूएस और यूरोप में जो है वो रिसेशन या डिमांड वीकनिंग होती है, ऑब्वियसली वो उनके साथ-साथ हमें भी जो है वो इम्पैक्ट करेगी, गिवन द फैक्ट कि जो हमारी एक्सपोर्ट्स वहाँ जा रही हैं, वो भी जो है वो कम जाएँगी। और इसी तरीके से अगर हम दूसरे वेरिएबल पे आएँ जो कि रेमिटेंसेस है, उसमें भी जो करेंसी रेट है, जो इंटरबैंक का एक रेट है और एक जो ओपन मार्केट का रेट है, उसका डिफरेंस इस हद तक बढ़ गया है कि जो नॉन रेज़िडेंट पाकिस्तानीज़ हैं, जो फॉरेन एक्सपेट्स हैं, जो कि हमारे लोग बाहर रहते हैं, वो जो रेमिटेंस भेज रहे हैं, वो फॉर्मल चैनल का इस्तेमाल जो है वो कम कर रहे हैं। राइट। क्योंकि अगर इस रेट में 10-12 रुपए का फ़र्क होगा तो ऑब्वियसली हर किसी को जो है वो ये ज़्यादा बेहतर लगेगा कि वो दूसरे मीन्स के थ्रू अदर देन ऑफिशियल चैनल्स जो है वो रेमिटेंस भेज दे और 10-12 रुपए उसको ऊपर मिल जाएँ। राइट। तो बेसिकली अब कोशिश ये करनी है हमने कि हमने इम्पोर्ट्स को मैनेज करना है। वो हम पर्टिकुलरली कर भी रहे हैं और आगे जाते हुए उम्मीद है कि ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस और सॉफ्ट होंगी तो वो हमें और पॉजिटिविटी की तरफ ले जाएँगी इन अ वे कि हमारी इम्पोर्ट्स जो है वो रिड्यूस हों। अगर हम अपनी बड़ी इम्पोर्ट्स में देखें तो ऑयल की इम्पोर्ट हमारी सबसे बड़ी होती है, फिर मशीनरी होती है, फिर फूड इम्पोर्ट होती है। राइट। तो उसमें ऑब्वियसली हम जो है वो बैलेंस रखना होगा और बट हमें फ़ोकस ये रखना होगा कि एक्सपोर्ट को हम कम रखें और अगर हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं ना, हमें ये बहुत ज़रूरी है कि एक्सपोर्ट को हम रोबस्ट रखें राइट। और रेमिटेंसेस में जो ये गैप है बिटवीन इंटरबैंक एंड ओपन मार्केट ट्रेड, इसको जो है वो कम किया जाए किसी भी तरीके से, ताकि जो हमारे एक्सपेक्ट्स हैं जो कि रेमिटेंसेस भेजते हैं, वो फॉर्मल चैनल्स को यूज़ करते हुए जो है वो आएँ। अगर हम ये सब मैनेज कर लेंगे तो ऑब्वियसली हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो कि हमारी एक्सपेक्टेशन है कि फिस्कल ईयर 23 में 7 से 8 बिलियन डॉलर का होगा व्हिच इज़ अ बिट मैनेजेबल, लेकिन हमें और बेहतरी की तरफ जाना है। हम हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम लोग करंट अकाउंट डेफिसिट को मिनिमम कर दें। ओके, ग्रेट। करंट अकाउंट डेफिसिट ये मिनिमम बता करेंगे तो उससे ऑब्वियसली जी। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। ताहिर साहब ये फरमाइए कि 31 बिलियन की लायबिलिटी है टुवर्ड्स द एंड ऑफ ईयर 8 से 9 महीने 8 महीनों में। दिसंबर 5 को मैच्योरिटी है। आपको कैसी सिचुएशन लगती है? इज़ इट ऑल मैनेजेबल या ये जो सारे दिन टिकर चल रहे हैं, तस्वीरें घूम रही हैं कि गॉड फॉरबिड पाकिस्तान को मसाइल हैं, डिफ़ॉल्ट हो जाएगा? बिकॉज़ बिलियन डॉलर लायबिलिटी doesn't seem that big जितना बड़ा इसका ह्यू एंड क्राई मचता हुआ नजर आ रहा है। हाउ डू यू सी एट द सिचुएशन? जी, सानी साहब। अच्छा, तो अगर मैं इसको क्लैरिफ़ाई करूँ थोड़ा-सा, जो 31 बिलियन डॉलर का आपने नंबर अभी कोट किया है, तो ये 31 बिलियन डॉलर की जो लायबिलिटी थी हमारी, सबसे पहली बात ये कि इसमें जो है वो 10 बिलियन का करंट अकाउंट भी शामिल है। ओके। सो इफेक्टिवली लायबिलिटी जो है वो 21 बिलियन की थी, 10 राइट। बिलियन का करंट अकाउंट है क्योंकि वो भी फंड करना होता है बिल्कुल ऑब्वियसली। ठीक, बिल्कुल ठीक। उसके बाद दूसरी चीज़ ये कि ये लायबिलिटी थी जून 2022 से ऑनवर्ड्स 12 महीने। राइट। अभी हम लोग खड़े हैं नवंबर 2022 में और काफ़ी हद तक जो है वो हमने कुछ पेमेंट्स जो हैं वो किए हैं, कुछ रोल ओवर्स हो गई हैं और आगे जाते हुए भी एक्सपेक्टेड है कि ये रोल ओवर्स हो जाएँगे। तो अगर मैं स्पेसिफिकली पेमेंट्स की बात करूँ अभी तो नवंबर में आई थिंक हम 1.5 बिलियन की पेमेंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 1 राइट। बिलियन जो हमने एक पेमेंट की है और फिर राइट। दिसंबर में मुझे लगता है ऐसा है कि 1 बिलियन की ऑब्वियसली हमारे जो सुकूक है उसकी पेमेंट है और $500 मिलियन की और पेमेंट है। यस। और हमें फिर साथ-साथ ये भी देखना है कि हमें इनफ्लोज़ भी आने हैं ऑब्वियसली। राइट। तो अगर हम देखें तो अभी हमारे पास जो कमिटमेंट अवेलेबल हैं, जो कि बिफोर दिसंबर एक्सपेक्टेड है कि मटेरियलाइज़ हो जाएँगे। इसमें $500 मिलियन जो है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक से हैं। तकरीबन $1.5 बिलियन जो है वो वर्ल्ड बैंक से हैं। इसके अलावा जो आईएमएफ का हमारा रिव्यू है, 9th रिव्यू, वो भी शेड्यूल्ड है बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, नवंबर के आखिर में, तो उससे भी 1 बिलियन आ जाएगा। इसके अलावा सऊदी क्राउन प्रिंस का विजिट था जो कि अभी आई थिंक डेफर हो गया है, वो हमारे लिए नहीं पूरे रीजन के लिए हुआ है। आई थिंक उन्होंने इंडिया भी आना था, अब वो इंडिया भी नहीं आ रहे। तो वहाँ से भी हमें एक्सपेक्टेशन यही थी जो कि फाइनेंस मिनिस्टर ने जो है वो कुछ टाइम पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें उन्होंने यही कहा था कि जो सेफ डिपॉजिट है सऊदी अरब के $3 बिलियन, उसको वो डबल करके 6 बिलियन ले जाएगा और इसी तरह जो डेफर्ड ऑयल फैसिलिटी है $1.2 बिलियन की, उसको भी वो डबल करके $2.4 बिलियन ले जाएगा। इसके अलावा और भी ऐसी कुछ जैसे कमर्शियल बोरोइंग है जिसकी रीस्केड्यूलिंग ऑन कार्ड्स है। जस्ट टू रिकॉल के अभी लास्ट भी हमने एक बड़ी पेमेंट की है स्टेट बैंक के रिजर्व से, तो वो भी जो है वो कमर्शियल बोरोइंग ही थी और एक्सपेक्टेड यही है कि उसकी मोडेलिटीज फाइनल हो जाएगी तो वो भी वापस आ जाए। तो इस वक्त जो हमें इनफ्लोज हैं
इसके अलावा एक और इन्फ्लो जो मैं मिस कर गया वो $900 मिलियन का इन्फ्लो है, एक्सपेक्टेड है, जो कि फ्लड रिलीफ की मद में जो है वो यूएन से और बाकी डिफरेंट कंट्रीज से जो है वो कमिटमेंट है। तो मेरे ख्याल में हमारे पास जो इनफ्लोज हैं वो एडिक्वेट इनफ हैं, हम्म। बट ऑब्वियसली उसमें जो है वो हमें टाइमली बेसिस पे उसकी रिजर्व मैनेजमेंट जो है वो करने की ज़रूरत है, और जो रोल ओवर्स हैं उसको अभी से जो है वो कंफर्म करने की ज़रूरत है। और इसके अलावा जो रीप्राइसिंग करनी है हमने कुछ कमर्शियल बोरोइंग की, क्योंकि ऑब्वियसली अभी आप अगर रेट देखें तो यूएस प्राइम रेट इस वक्त 7% पे है, राइट। तो वो काफी ज्यादा जो है वो बढ़ गया है। तो आई थिंक जो पाकिस्तान का आगे जाते हुए वे फॉरवर्ड होगा वो यही होगा कि रादर देन ऑप्टिंग फॉर कमर्शियल बोरोइंग, गवर्नमेंट की ये कोशिश होगी कि मल्टीलेटरल और बायलेटरल बोरोइंग जो है वो उस पर ज्यादा फोकस रखा जाए, उससे पैसे लिए जाएं, ताकि वो ऑब्वियसली उसकी सर्विसिंग में भी आसानी हो और उस पर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट कॉस्ट भी नहीं लग रही हो। तो आगे जाते हुए मुझे लगता है कि हम लोग होपफुली ये पेमेंट दिसंबर में कर देंगे और फिर उसके बाद दूसरे इन्फ्लोज भी होंगे। तो एक्सपेक्टेशन यही है कि जो हमारी फंडिंग रिक्वायरमेंट है फिस्कल 23 की, हम उसे फुलफिल करने में इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। एंड यू डोंट सी एनी ट्रबल के कमर्शियल लोन्स जो हैं अभी ग्लोबल ऐसा सिनारियो है कि अब पाकिस्तान आसानी से रेस कर पाएगा कमर्शियल लोन? अगर अव्वल तो लगता है शायद ज़रूरत ना पड़े, द वे यू मेंशन थिंग्स। देखें, जो जो कमर्शियल लोन्स हैं उनकी ऑब्वियसली रीप्राइसिंग होगी ना, पहले राइट। जो है वो अगर हमें कम रेट पे जो है वो हुआ हुआ था, तो बिल्कुल ये देखें, ये तो एक चैलेंज है कि इस वक्त जो दुनिया में मॉनेटरी टाइटनिंग की सिचुएशन है, यूएस में जो इंटरेस्ट रेट है, यूरोप में जो इंटरेस्ट रेट है, अक्रॉस द ग्लोब आप देखें तो मॉनेटरी टाइटनिंग की सिचुएशन है। तो उसमें कमर्शियल बोरोइंग हासिल करना, और जब आपकी यूरो बॉन्ड्स और सुकूक की यील्ड जो है वो 40-50% वाईटीएम आपको मिल रही हो, आपका सीडीएस जो है वो 75% के करीब हो, तो इट्स अ बिग चैलेंज फॉर पाकिस्तान के वो कमर्शियल बोरोइंग को जो है वो सिक्योर कर सके। इसलिए मैंने कहा कि जो हुकूमत की कोशिश होगी वो यही होगी कि ज्यादा एनएसआर जो है वो मल्टीलेटरल और बायलेटरल लोन्स पे जो है वो किया जाए, और उनसे जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट को जो है वो पूरा किया पूरा जाए। किया लेकिन जाए। जो कमर्शियल बोरोइंग है उसको रीप्राइसिंग करेंगे, तो होपफुली एक्सपेक्टेड है कि जो रीप्राइसिंग होनी होगी उसके बाद हम उसे काफी हद तक सिक्योर कर लेंगे। ओके ग्रेट। अब्बास, वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से वक्फे का। वक्फे के बाद बातचीत का सिलसिला आपके साथ यहीं से शुरू करेंगे। लेट्स मीट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, प्रोग्राम के पिछले सेगमेंट में ताहिर अब्बास ने हमें एक्सप्लेन किया कि थोड़े से मिसनॉमर्स हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं इन टर्म्स ऑफ द लाइबिलिटी। बहुत कॉमनली कहा जा रहा है कि $30 बिलियन से ज़्यादा की लाइबिलिटी है। ही क्लैरिफाइड कि देयर वाज अ नंबर इफेक्टिव जुलाई 1, नाउ वी आर इन नवंबर। काफ़ी सारी पेमेंट, इनफैक्ट $3 बिलियन से ज़्यादा की पेमेंट पाकिस्तान कर चुका है। So situation is not that tense as people are making it to look like. And going forward, what he feels is कि challenges इतने ज़्यादा नहीं हैं, prospects जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हैं। अब बाकी प्रोग्राम के सेगमेंट में हम समझेंगे ताहिर अब्बास से कि इकॉनमी के कौन से सेक्टर उनकी नज़र में हैं कि जो प्रेजेंट इकनॉमिक सिचुएशन में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, और जिसमें जो चैलेंजेस हैं वो शायद उतने शदीद नहीं है जितना कि दूसरे सेक्टर्स में विच आर लिंक टू द फाइनेंस, लिंक टू द इंडस्ट्री दैट रिक्वायर्स फाइनेंस वेरी एग्रेसिवली। सो अब्बास से समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड। सो अब्बास, ओवर टू यू, टेल अस व्हाट आर द सेक्टर्स के जिनको अभी एक सेवर जो है वो देख सकता है इन अ बेटर वे, एंड व्हाट आर द चैलेंजेस दैट अ सेवर हैज़ टू टेक केयर ऑफ। जी, बिल्कुल। तो इसमें सानी साहब, अगर आप देखें तो इस वक्त मार्केट की जो वैल्यूएशन है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। हम लोग ये अक्सर कहते आए हैं और हम लोग हमेशा जो है वो इस तनाजुर में बात कर रहे होते हैं, लेकिन अगर आप पिछले 6 महीने में डेटा निकाल के देखें तो आपको नज़र आएगा कि बहुत सारे स्पॉन्सर जो हैं वो बायबैक कर रहे हैं। राइट। अच्छा, उसका रीजन ही ये है कि जो एसेट वैल्यूएशन इस वक्त स्टॉक मार्केट में आपको अवेलेबल है वो इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव है, इतनी ज्यादा चीप है कि स्पॉन्सर को खुद भी लग रहा है कि ये इसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट बहुत ज्यादा है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट बहुत ज्यादा है, तो इट्स बेटर कि मैं जो हूँ वो आज इन लेवल्स पे जो है वो अपना शेयर बैक कर लूँ, और ऑब्वियसली ये जो है वो बेनिफिशियल होगा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के लिए।
तो हमने देखा है कि जैसे आप देखें अभी बैंक अल्फला ने जो है वो बायबैक का नोटिफिकेशन दिया है, इससे पहले लकी सीमेंट ने दिया है, उससे पहले जो है वो मेपल लीफ ने दिया है और इसके अलावा जेडीडब्ल्यू ट्राईपैक। शुगर ने दिया है। जी, बहुत सारी कंपनीज जो हैं उनके स्पॉन्सर्स ये समझते हैं कि ये बायबैक के लिए जो है वो बहुत अट्रैक्टिव टाइम है और आई थिंक उसका रीजन ही ये है कि वैल्यूएशन इस हद तक नीचे है और इतनी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है कि स्पॉन्सर भी जो है वो का शेयर्स जो है वो बायबैक कर रहे हैं। अब जहां तक आपकी बात रही कि आपने पूछा कि कौन से सेक्टर अट्रैक्टिव है, तो मेरे ख्याल में देखें, अगर हम देखें तो इस वक्त जो सेफ सेक्टर आपको नजर आता है उसमें जो है वो एक तो मुझे लगता है कि बैंकिंग सेक्टर जो है वो काफी हद तक जो है वो सेफ है। अब इंटरेस्ट रेट सिनेरियो अगर आप देखें तो इस वक्त इंटरेस्ट रेट जो है वो 15% पे है। आगे जाते हुए हमें लगता है कि इस साल के आखिर में लाइक मई और जून में इंटरेस्ट रेट में कमी की गुंजाइश है, बट वो बहुत अग्रेसिव नहीं होगी, बहुत परचेज स्लो वे में बेसिस। होगी। लाइक एक, हाँ, 25-1% तक जो है वो कमी हो सकती है। तो आई थिंक अगले एक साल के व्यू पे जो है वो बैंकिंग सेक्टर जो है वो फिर भी जो है वो काफी ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी उनकी होगी और उनकी बट वैल्यूएशन बहुत ताहिर आपको अट्रैक्टिव है। रोक के एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि पिछली दफ़ा जो सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे थे गवर्नमेंट ने वहाँ पर सुपर टैक्स लगाया। सो ये रिस्क तो कैरी करते हैं ऑल दो सेक्टर्स के जो इकोनॉमी में परफॉर्म कर रहे होंगे, गवर्नमेंट वहाँ सुपर टैक्स टाइप की चीज़ कर सकती है। जी, सानी साहब देखें, जो सुपर टैक्स का एलिमेंट है वो तो अभी भी मौजूद है। सो फॉर इंस्टेंस बैंक्स पे जो है वो वैसे ही टैक्स रेट एक तो बढ़ गया है, राइट। 35 की जगह 39 हो गया है ऑलरेडी, और 10% का सुपर टैक्स इस साल एप्लीकेबल है और फिर अगले साल से 4% है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि 10% एक दफा देने के बाद जो रिकरिंग सुपर टैक्स है, अनलेस कोई फाइनेंस नए फाइनेंस बिल या फाइनेंस एक्ट आता है और उसमें उस चीज को हटाया जाता है, तो ये अब एक इन्फिनिटी टाइम तक जो है वो एडिशनल 4% का सुपर टैक्स तो लगा हुआ ही है ओके। और ये हर ओके। सेक्टर पे एप्लीकेबल ही है। तो राइट। ये तो गवर्नमेंट लगा चुकी है। लेकिन बिल्कुल आपकी बात बजाय कि जिनके प्रॉफिटेबिलिटीज कंपनीज की बहुत अच्छी थी उन पे गवर्नमेंट ने जो है वो सुपर टैक्स लगाया और ये अब जो है वो रहेगा जब तक गवर्नमेंट इसको खुद नहीं हटाती। तो कमिंग बैक टू योर पॉइंट के बैंकिंग सेक्टर जो है वो अट्रैक्टिव लगता है और मुझे सेफ लगता है एट दिस पॉइंट टाइम। इसके अलावा फर्टिलाइजर सेक्टर ऐसा सेक्टर है, स्पेशली जो यूरिया मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके पास मुझे लगता है काफी रूम है, उनकी वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव है। कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनमें काफी ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन मौजूद है और फिर ओवर एंड अबव आपको डिविडेंड यील्ड भी जो है वो बहुत अच्छी मिल रही है। सो आप बैंकिंग सेक्टर और फर्टिलाइजर सेक्टर जो है वो मुझे रिलेटिवली इस सिनेरियो में सेफ लगते हैं। प्लस इनकी जो कंपनीज के पे आउट भी बहुत अच्छे हैं, तो पे आउट अच्छे हैं तो आपकी एक अट्रैक्टिव डिविडेंड यील्ड भी, आपको साल का एक अच्छा डिविडेंड भी जो है वो मिल रहा होगा। तो ये तो दो ऐसे सेक्टर हैं जो कि मुझे बहुत ज्यादा सेफ लगते हैं। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट ट्रिगर्स की बात करें तो हो एक्सपेक्टेड है कि गवर्नमेंट जो है वो गैस टैरिफ हाइक करने वाली है नवंबर में, बाय द एंड ऑफ नवंबर और अर्ली दिसंबर गैस टैरिफ हाइक होना है। तो अगर गैस टैरिफ हाइक होता है तो इससे जो ईएनपी सेक्टर में कैश फ्लोस के प्रॉब्लम है, स्पेसिफिकली ओजीडीसी एंड पीपीएल में, वो जो है वो काफी हद तक जो है वो सॉल्व होने की उम्मीद है। मैं पुराने सर्कुलर डेट की बात नहीं कर रहा, बट मैं राइट। बात कर रहा हूँ कि फर्दर एक्यूमुलेशन ऑफ सर्कुलर डेट। तो अगर गैस प्राइसेस गवर्नमेंट ने बढ़ा दी तो जो कैश फ्लोज हैं वो काफी हद तक जो है वो बेहतर हो जाएंगे इन ईएनपी कंपनीज के, तो इनको भी जो है वो कंसिडर करना चाहिए। इसमें भी जो है वो एक अच्छी डिविडेंड यील्ड मिलती है। इसके अलावा अगर आप देखें तो सीमेंट सेक्टर भी मुझे एट दिस पॉइंट इन टाइम जो है वो काफी अट्रैक्टिव लगता है और उसकी रीजन ये है कि जो जिस तरीके से कोल की प्राइसेस नीचे आ गई हैं, आप राइट। देखें तो 180 185 RB1 RB2 कोल अवेलेबल है और इवन हम लोग तो जो जो इंडस्ट्री कोल मंगवा रही है वो आजकल ज्यादातर मोजम्बिक और इंडोनेशियन कोल मंगवा रही है, तो उसकी प्राइस तो और कम है, $140-150। तो जो सीमेंट की प्राइसेस है उसमें तो ऐसा कोई कमी नहीं हुई। तो अगर सीमेंट की प्राइसेस यही कंटिन्यू रहती हैं तो ये सीमेंट कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज्यादा रोबस्ट हो जाएगी, क्योंकि आपकी कॉस्ट में जो है वो जो कि 45 से 50% कोल की कॉस्ट होती है आपका, वो कब उसमें डिक्लाइन आ गया बहुत सिग्निफिकेंटली और आपकी सेलिंग प्राइस में जो है वो कोई खास डिक्लाइन नहीं आया। हाँ, एक रिस्क सीमेंट सेक्टर में ये रहता है कि प्राइस वॉर ना हो जाए, क्योंकि राइट। ऑब्वियसली there is around 15 to 16 million ton of capacity is coming online in the next 1 to 1.5 years.
तो वो लोगों को थोड़ा एक फ़ियर इस बात पे है कि ये प्राइस वॉर जो है वो हो सकती है। बट अब तक तो हमें कोई ऐसी सूरत-हाल नज़र नहीं आई। 3 कंपनीज़ के नोटिसेज़ ऑलरेडी आ गए हैं, इंक्लूडिंग बेस्ट वे सीमेंट, फौजी सीमेंट और मेपल लीफ सीमेंट, जिन्होंने क्लीन फायर किया, और कोई एज़ सच बड़ी प्राइस वॉर तो हमें नहीं नज़र आई है कि राइट, किसी ने प्राइस कम की हो। रिड्यूस किया। तो आई थिंक सीमेंट सेक्टर को भी कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे भी वैल्यूएशन जो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। तो आई थिंक इन 3 से 4 सेक्टर्स पे जो है वो फोकस रखना चाहिए, व्हिच इंक्लूड्स बैंक्स, फर्टिलाइजर, ईएनपीज एंड सीमेंट्स। ताहिर अब्बास, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू रहे अरसलान सिद्दीकी और ताहिर अब्बास। दोनों ने हमें एक्सप्लेन किया कि मार्केट में जो चैलेंजेस हैं वो शॉर्ट टर्म हैं, बिकॉज कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि 1 से $1.5 बिलियन की लाइबिलिटी के लिए गॉड फॉरबिड पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए। और जो पेमेंट के इनफ्लोज़ हैं और जो करंट लाइबिलिटीज़ के नंबर्स हैं वो भी ये सजेस्ट कर रहे हैं कि सिचुएशन इतनी ग्रेव, इतनी इंटेंस नहीं है कि जितनी कुछ लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जो 30 से 32-35 मिलियन डॉलर के नंबर्स की ट्वीट्स या जो नंबर्स व्हाट्सएप पे चल रहे हैं, वो 1 जुलाई की लाइबिलिटी के नंबर्स हैं। नवंबर तक काफ़ी सारी पेमेंट्स हो गई हैं। आज का रिलीज़ सजेस्ट करता है कि $3 बिलियन से ज़्यादा की डेट लाइबिलिटीज़ पाकिस्तान मीट कर चुका है। सो $10 बिलियन तो ऐसे थे जो करंट अकाउंट डेफिसिट रिलेटेड थे। सो इफ़ यू लुक एट द रिक्वायरमेंट, लोकल डेट काफ़ी सारी चीज़ों को ऑफसेट कर रहा है, और गवर्नमेंट की जो स्ट्रेटजी है कि इंपोर्ट को कर्टेल किया जाए, बट उसका जो लॉस हो रहा है वो ये हो रहा है कि गवर्नमेंट इज़ अनएबल टू कलेक्ट द टैक्स, जिसकी वजह से IMF कहता है कि अगर आप टारगेट मीट नहीं करेंगे तो आपका प्रोग्राम नहीं रिज्यूम होगा। प्रोग्राम रिज्यूम नहीं होगा तो अगेन पाकिस्तान को डेट को रेस करने में मसाइल हो सकते हैं। लेट्स सी कि ये 28-29 नवंबर तक जो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का इशू है, गवर्नमेंट इसको ओवरकम कर पाती है या नहीं कर पाती, बिकॉज इस वक्त पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान का सिस्टम, सब कुछ इससे लिंक्ड है। अगर पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए तो गवर्नमेंट इस इशू को एड्रेस करने में गवर्नमेंट को कामयाब होना चाहिए, अदरवाइज़ पाकिस्तान में मसाइल ही मसाइल हैं। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।